बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट इवेंट का डिस्कशन करने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। सबसे पहले तो हम लोग ऑड्स के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअल में ये ऑड्स होता क्या है। जनरली बुक्स में इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी होती है, बट ऑड्स भी जस्ट लाइक अ प्रोबेबिलिटी होता है। हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या निकालते हैं, चांस ऑफ एन इवेंट अकरिंग। ठीक है, मतलब इवेंट के अकर होने के चांस निकालते हैं। सिमिलरली ऑड्स भी एक दूसरा तरीका है, इसमें भी चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ही निकालते हैं। ओके, तो हम लोग ऑड्स का मतलब तो हम लोग पता चल गया क्या होता है, अनदर वे टू डिस्क्राइब द चांस ऑफ एन इवेंट अकरिंग विद ऑड्स। ओके, अब ये ऑड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑड्स इन फेवर और एक होता है ऑड्स इन अगेंस्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं ऑड्स इन फेवर की। ओके, तो अब देखिए ऑड्स इन फेवर होता क्या है। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज़ द रेशियो, ये एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल चॉइसेस और सक्सेस फॉर द इवेंट टू द नंबर ऑफ अनफेवरेबल चॉइसेस और फेल्योर ऑफ फॉर द इवेंट। मतलब ये एक तरीके से रेशियो होता है, ऑड्स इन फेवर एक तरीके से रेशियो होता है, और किसका, नंबर ऑफ सक्सेस टू द नंबर ऑफ फेल्योर का। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका कुछ सैम्पल स्पेस होगा। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स मान लेते हैं हमारे पास m+n एलिमेंट्स हैं। ओके, अब हम लोग किसी इवेंट के ऑड्स निकाल रहे होंगे, तो ये जो सैम्पल स्पेस m+n है। ओके, अब इसमें बहुत ध्यान से देखें, इसमें m+n क्यों लिखा है, इसके पीछे रीज़न ये है, जैसे m एलिमेंट्स उस इवेंट को फेवर कर रहे होंगे। ओके, और ये जो n एलिमेंट्स हैं वो उस इवेंट के अगेंस्ट में होंगे। ठीक है, तो किसी इवेंट के फेवर और अगेंस्ट दोनों का हम लोग सम कर दें तभी तो हमें टोटल सैम्पल स्पेस हमें मिलेगा। तो हम मान लेते हैं सैम्पल स्पेस में अपने पास m+n एलिमेंट्स आ गए। तो अभी देखिए इसमें जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑड्स इन फेवर का, लिखा हुआ है नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस का मतलब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इवेंट को फेवर कर रहे हैं। तो कितने एलिमेंट्स फेवर कर रहे हैं, m अपॉन नंबर ऑफ फेल्योर का मतलब वो एलिमेंट्स जो इवेंट के अगेंस्ट हैं। तो कितने अगेंस्ट हैं, n। तो ये आपका जो रेशियो आ गया m/n। ओके, दैट इज़ ऑड्स इन फेवर। तो ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवर वाले ऊपर रखे जाते हैं और फेल्योर वाले या अगेंस्ट वाले नीचे रखे जाते हैं। अब एक तरीके से m को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं। m का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि फेवर कर रहे हैं इवेंट को। ठीक है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट। इवेंट को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं, m। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इवेंट के अगेंस्ट हैं, इसका मतलब e कॉम्प्लीमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, n। इट मीन्स ये जो ऑड्स इन फेवर है इसका एक और फॉर्मूला बन गया, m/n की जगह हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट, इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगेंस्ट इवेंट। मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ne/ne'। तो अपने पास अभी दो फॉर्मूले आ गए ऑड्स इन फेवर के। एक ऑड्स इन फेवर का फॉर्मूला निकल के आया m/n और दूसरा आ गया ne/ne'। अच्छा, एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट का
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब ई कॉम्प्लीमेंट। अब इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि ऑड्स इन फेवर एन ई अपॉन एन ई डैश भी होता है और पी ई अपॉन पी ई डैश होता है। चलिए, ऑड्स इन फेवर ऑफ ई, ये फॉर्मूला तो हमें पहले ही मिल गया। क्या मिल गया? एन ई अपॉन एन ई डैश, ये ऑड्स इन फेवर है। अब इसमें एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को भी सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर में है एन ई नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, और इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस से अपॉन। अब देखिए, न्यूमरेटर को सैम्पल स्पेस से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी एन ई डैश अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। अब देखिए ये ऊपर क्या बन गया, कहते हैं इवेंट के एलिमेंट को यदि हम लोग सैम्पल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड कर दें तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट बन जाएगा, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी क्या किसकी बन रही है, ई डैश की। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि एन ई अपॉन एन ई डैश से पी ई अपॉन पी ई डैश, ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बन गया। और दोनों फॉर्मूले आपके ऑड्स इन फेवर ऑफ ई के हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखें तो ऑड्स इन फेवर को जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा पी ई अपॉन पी ई डैश, ओके। अब इससे देखिए ये थर्ड वाला कैसे फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला, ये जो थर्ड फॉर्मूला है ये पी ई अपॉन 1 माइनस पी ई करके लिखा है, मतलब ऑड्स इन फेवर को केवल ई की प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखा गया है, जबकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये ऑड्स इन फेवर को ई डैश की प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखा गया है। तो हमें एक फॉर्मूला आता है, हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 1। मीन्स जहाँ जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट दिखेगा उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, ओके। तो हम लोग रिप्लेसमेंट दे देते हैं इसमें, तो हम लोग पी ई अपॉन पी ई डैश को देखिए क्या लिखने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं ऊपर तो पी ई रहेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के टर्म में ही लिखना है, अपॉन में पी ई कॉम्प्लीमेंट को हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस पी ई, ओके। तो ये अपना फोर्थ फॉर्मूला बन के आ गया। चलिए अभी ऑड्स इन फेवर को हम लोग ई डैश के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो वी नो दैट ऑड्स इन फेवर को हम लोग लिखते हैं पी ई अपॉन पी ई डैश। अभी हमें ऑड्स इन फेवर को ई डैश के टर्म में लाना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, और अपॉन पहले से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ था। तो देखिए ऑड्स इन फेवर जनरली हमारा ई डैश के टर्म में आ चुका है। तो अभी हम लोग देखें तो ऑड्स इन फेवर, ठीक है, इसके अपने पास 4 रिजल्ट आ चुके हैं। एक आपका एन ई अपॉन एन ई डैश है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डैश। दूसरा फॉर्मूला है आपका पी ई अपॉन पी ई डैश। तीसरा आपका फॉर्मूला है पी ई अपॉन 1 माइनस पी ई, और चौथा फॉर्मूला है 1 माइनस पी ई डैश अपॉन पी ई डैश। तो हमें ये 4 रिजल्ट याद रखने हैं ऑड्स इन फेवर। कभी कभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टर्म में आ जाता है, कभी कभी पी ई अपॉन पी ई डैश, कभी कभी हमें केवल ई के प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के टर्म में इसका फॉर्मूला लगाना होता है, और कभी कभी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश के टर्म में फॉर्मूला लगाना होता है। तो चारों रिजल्ट हमें याद होने चाहिए। चलिए अभी हम लोग देखते हैं ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, ओके। ऑड्स अगेंस्ट एंड इवेंट भी एक रेशियो होता है, ओके।
जो चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट को ही मेज़र करता है एक तरीके से। कौन सा रेशियो होता है देख लेते हैं हम लोग। ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनफेवरेबल चॉइसेस और फेल्योर फॉर द इवेंट टू द नंबर ऑफ फेवरेबल चॉइसेस और सक्सेसफुल फॉर द इवेंट। मीन्स odds against इक्वल टू नंबर ऑफ फेल्योर अपॉन नंबर ऑफ सक्सेस। मतलब जितने फेल्योर हैं जो उस इवेंट के अपोजिट हैं वो ऊपर रहेंगे, और जितने उस इवेंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो नीचे रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम लोग फॉर्मूला देखें तो इवेंट को फेल्योर करने वाले कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इवेंट के अपोजिट n नंबर ऑफ एलिमेंट है, और इवेंट को फेवर करने वाले कितने हैं, m है। तो जितने उसके अपोजिट हैं वो ऊपर और जितने उसके अगेंस्ट हैं वो नीचे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई। ओके, तो अभी ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें भी सिमिलरली 4 रिज़ल्ट होते हैं। एक रिज़ल्ट है एन ई डैश अपॉन एन ई, सेकेंड रिज़ल्ट है पी ई डैश अपॉन पी ई, थर्ड रिज़ल्ट है 1 माइनस पी ई अपॉन पी ई, फोर्थ रिज़ल्ट है पी ई डैश अपॉन 1 माइनस पी ई डैश। चलिए इनका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मूले रिज़ल्ट आए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो वी नो दैट एन ई डैश अपॉन एन ई, ये ऑड्स इन अगेंस्ट, अगेंस्ट में ई डैश डैश वाला ऊपर रहता है। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डैश अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। देखिए न्यूमरेटर को हमने सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर दिया, एन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो जनरली हम इसको क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं n वाले से प्रोबेबिलिटी वाले पे। अब इसमें प्रोबेबिलिटी में ई डैश और ई दोनों हैं, तो अभी हमें केवल इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट ये ऑड्स इन अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ऊपर रहेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नीचे रहेगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और अपॉन में भी क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के टर्म में फॉर्मूला आ गया अपना। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं। प्रोबेबिलिटी इन अगेंस्ट ऑड्स इन अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ऊपर होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नीचे होता है। अब हमें इसको कम्प्लीटली चेंज करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश के टर्म में। तो ऊपर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश लिखा हुआ है, ओके, और अपॉन में क्या बन जाएगा, पी ई की जगह 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। तो देखिए अपने पास ये चार के चारों रिजल्ट प्रूफ हो चुके हैं। हम लोग देखें तो यही सेम रिजल्ट अपने पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये चार के चारों रिजल्ट्स। तो ऑड्स अगेंस्ट को प्रोबेबिलिटी के टर्म में भी लिखा जा सकता है, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ इवेंट। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जनरली बुक्स में नहीं है। ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट का यदि मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हमेशा 1 के इक्वल आता है। ऐसा क्यों? देखिए वी नो दैट ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है एन ई अपॉन एन ई डैश। देखिए फेवर वाले में ई ऊपर होता है, ई डैश नीचे होता है।
इनटू अगेंस्ट वाले में ई डैश ऊपर होता है और ई वाला नीचे होता है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए 1 आ रहा है। चलिए प्रोबेबिलिटी के टर्म में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ये तो फेवर वाला हो गया क्योंकि ई वाला ऊपर है। अगेंस्ट वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ऊपर होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नीचे होगा। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके देखो तो ई डैश से अपना ई डैश वाला कैंसिल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वाला कैंसिल होकर के क्या दे देगा, 1 दे देगा। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट इवेंट पर बेस्ड। जैसे मान लेते हैं एक पर्सन है, ओके, उस मैन ने 5 शॉट्स लगाए अपनी गन से और उन 5 शॉट्स में से 3 शॉट्स फेवर कर गए, मतलब जो टारगेट था उसको हिट कर गए, और 2 शॉट्स अगेंस्ट रहे, मतलब 2 शॉट्स उस टारगेट को हिट नहीं किए। अब ये पूछा गया है कि ऑड्स इन फेवर, ओके, तो ऑड्स इन फेवर में जितने फेवर कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में रहेंगे। तो कितने फेवर कर रहे हैं, 3 अपॉन, अच्छा उसके अगेंस्ट कितने हैं, अगेंस्ट 2 हैं तो 3/2। चलिए ऑड्स अगेंस्ट की बात करें तो ऑड्स अगेंस्ट है, मतलब अगेंस्ट वाला न्यूमरेटर में रहेगा 2, और उसको फेवर कितने कर रहे हैं, 3, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखिए ऑड्स इन फेवर में फेवर जितने एलिमेंट्स करते हैं वो न्यूमरेटर में जाते हैं और जितने अगेंस्ट होते हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, और ऑड्स अगेंस्ट में अगेंस्ट वाले न्यूमरेटर में और फेवर वाले डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग इसी से हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आप पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट। अब बहुत ध्यान से दो, फेवर कितने कर रहे थे, 3, और अगेंस्ट कितने थे, 2, मीन्स अपने पास टोटल कितने एलिमेंट हो गए सैम्पल स्पेस में, 5। तो ये m की वैल्यू हो गई फेवर वाले, और जो अगेंस्ट है वो n हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट निकालना है, तो ई इवेंट को फेवर करने वाले कितने हैं, m, और अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे, m प्लस n, ये सैम्पल स्पेस हो गया। तो m में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, m प्लस n कितना है, 5, ओके। तो जो प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की आ गई वो 3/5 आ गई। चलिए अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मतलब उस इवेंट के अगेंस्ट, तो अगेंस्ट में कितने एलिमेंट होंगे, n, अपॉन टोटल एलिमेंट कितने होंगे, m प्लस n। तो n का मतलब कितना है, 2, और m प्लस n कितना है, 5। तो ई डैश की जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो 2/5 आ गई। चलिए अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ ऑड्स फेवर द इवेंट ए आर 4/5, तो फेवर वाले में मान लेते हैं m फेवर कर रहे हैं और n उसके अगेंस्ट हैं, तो ये m/n दे रखा है 4/5। अब आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं, m, अपॉन टोटल कितने हैं, m प्लस n, ठीक है। तो जनरली ये आ जाएगा 4 लेमडा। भाई ये जो रेशियो इसमें में भी ज़रूरी थोड़ी नहीं कि 4/5 ही रहा हो, ऐसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 16 लिखा हुआ है और नीचे 20 लिखा हुआ है, तो इसमें 4 कैंसिल कर दीजिए, 4/5 बचेगा। इसलिए हम लोग लेमडा के टर्म में ले रहे हैं। तो m की वैल्यू 4 लेमडा हो गई, और यहाँ पर लिख देते हैं 4 लेमडा, और n की वैल्यू हो जाएगी 5 लेमडा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 4/9 निकल के आएगा। तो ये आपका निकल के आ गया 4/9, ओके। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ऑड्स इन फेवर थे 4/5, तो ये रेशियो 4/5 है। तो जनरली m की वैल्यू यदि लेंगे तो 4 लेमडा और n की लेंगे तो 5 लेमडा।
तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल के आ जाएगा वो 4/9 निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें लिखा है व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग सम एज मल्टीपल ऑफ 3 व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। यदि 2 डाइस थ्रो की गई हैं तो सम मल्टीपल ऑफ 3 हो, उसको फेवर करने वाले ऑड्स बताने हैं आपको। तो सम मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हो सकते हैं? 3 हो सकता है सम, 6 हो सकता है सम, 9 हो सकता है सम और 12 हो सकता है सम। अब देखिए 3 सम वाले ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं, ओके। तो 3 सम वाले कितने एलिमेंट्स हो गए? 2। 6 सम वाले 5 एलिमेंट्स हैं, 9 सम वाले 4 एलिमेंट्स हैं और 12 सम वाले सिंगल एलिमेंट्स हैं। तो टोटल अपने पास कितने फेवर करने वाले एलिमेंट्स आ गए? 2 + 5 7 + 4 11 + 1 12। तो 12 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसको फेवर कर रहे हैं। तो ऑड्स इन फेवर निकालना है। तो ऑड्स इन फेवर का मतलब m/n निकालना है, ठीक है। तो अभी बहुत ध्यान से देखो, m की वैल्यू कितनी हो गई? 12 अपॉन n लिखना है। अच्छा, वी नो दैट m और n का सम सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कैंसिलेशन कर नहीं रहे, हम लोग टोटल एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर जनरली जो n की वैल्यू होगी वो 24 होगी। नो 24 नहीं होगी, नहीं 24 ही होगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल सम 36 होना चाहिए। अब देख 12 एलिमेंट उसको फेवर कर रहे हैं तो 24 होंगे उसको अपोज कर रहे होंगे। तो ये देखिए, ये ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर और नीचे कैंसिल करोगे 4 से तो ये बचेगा 3 बाई, ये 4 से कैंसिल करिए 6, अभी 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स सीधे सीधे 12 से कैंसिल हो रहा था, ये 1/2 बचा है। तो ऑड्स इन फेवर कितना आ गया अपना? 1/2। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। करें अ पार्टी ऑफ 10 men इज़ टू बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल के अराउंड कितने लोगों को बिठाना है? 10 लोगों को। तो वी नो दैट सर्कुलर परमुटेशन में जनरली टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, तो हम लोग बोलेंगे n-1 का फैक्टोरियल, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 10-1 का फैक्टोरियल मीन्स 9 फैक्टोरियल, ये तो सैम्पल स्पेस में आ जाएगा, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट देखें, इवेंट में यदि हम लोग देखें तो ये कह रहे हैं कि 2 पर्टिकुलर मेन सिट टुगेदर, 2 पर्टिकुलर मेन सिट टुगेदर, 2 पर्सन एक साथ बैठ रहे हैं। अब यार बच्चा, ये 2 पर्सन एक साथ बैठे, ठीक है, तो उनको तो एक बंडल उनका बना दें, सिट टुगेदर वालों को बंडल बना देते हैं। अब बचे कितने? 8। कहते थे बंडल जिसको बनाते हैं उसको सिंगल एलिमेंट काउंट करते हैं। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट ओवरऑल हो गए? 9। तो अब इन 9 को हमें सर्कुलर टेबल पे बिठाना है, तो ये हो जाएगा 9-1 का फैक्टोरियल, 9-1 का फैक्टोरियल, ओके। ये 9-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब इसमें एक चीज़ और है, अब वो जो 2 पर्सन बंडल के अंदर थे, बंडल के अंदर वाले वो जो 2 पर्सन थे उनका भी अरेंजमेंट होगा, तो ये हो जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अभी ये हम लोग देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, हम लोग देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो इवेंट में एलिमेंट कितने? 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और सैम्पल स्पेस में कितने? 9 फैक्टोरियल। तो इसको यदि हम लोग कैंसिल करें तो ये निकल के आ जाएगा 2/9। चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकाल लेते हैं।
ई के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दैट इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 2/9, तो ये निकल के आ जाएगा 7/9। तो इसमें जनरली हमें निकालना था ऑड्स अगेंस्ट, तो ऑड्स अगेंस्ट का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगेंस्ट में ई डैश वाला ऊपर हो जाएगा, ई वाला नीचे, तो ई डैश की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/9, ओके, और ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा 7/2, तो ऑड्स अगेंस्ट निकल के आ गया 7/2। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, कह रहे द ऑड्स दैट थेसिस विल बी फेवरेबल, ओके, मतलब यहाँ पर जनरली ऑड्स इन फेवर दे रखे हैं 3 इंडिपेंडेंट एग्जामिनर्स के, ठीक है। मान लेते हैं ये ABC हैं, तो A को फेवर करने वाले ऑड्स इन फेवर दे रखा 5:2, तो जनरली हम लोग देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालने की कोशिश करें तो फेवर में कितने हैं 5 अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे 7, तो A को फेवर करने वाले 5/7 आ गए। चलिए हम लोग B का देखें, ऑड्स इन फेवर ऑफ B के फेवर में क्या दे रखा है 4:3, ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकल के आ जाएगी 4 फेवर में है और टोटल कितने 4 + 3 7, तो ये 4/7 आ गया। चलिए C के फेवर में हम लोग देखते हैं, देखें तो C के फेवर में 3/4 दे रखा है, C के फेवर में आपको 3:4 दे रखा है, ओके। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ C निकालने की कोशिश करें तो इसके फेवर में ऑड्स इन फेवर 3:4 है, तो फेवर में 3 है और टोटल कितने हैं 7, तो आई थिंक ये प्रोबेबिलिटीज़ आ गई तीनों की। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपनी आ चुकी है 5/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ चुकी है 4/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ C आ चुकी है 3/7, ओके। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल रिजेक्ट, सारे रिजेक्ट हो जाएं, तो फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा ऑल रिजेक्ट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी सेलेक्ट ना हो, मतलब A भी रिजेक्ट हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट, तीनों के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन। तो A कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/7 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश कितना आएगा 1 माइनस 4/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश कितना आएगा 1 माइनस 3/7। आई थिंक इसको कैलकुलेट कर ले जाओगे। चलिए B वाले का आंसर देते हैं, ऑल अप्रूव थेसिस, मतलब B वाला कह रहा है कि सारे अप्रूव हो जाए, मतलब दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो A की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/7, B की प्रोबेबिलिटी 4/7 और C की प्रोबेबिलिटी 3/7, इसको भी कैलकुलेट कर ले जाएंगे आप। चलिए C वाला देखते हैं हम लोग, तो C वाले में कह रहे हैं मेजॉरिटी अप्रूव्स, इसका मतलब जैसे मान लीजिए 2% अप्रूव करे, तीसरा अप्रूव ना करे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B और C अप्रूव ना करे C डैश, प्लस ऐसा भी हो सकता था A अप्रूव ना करे B अप्रूव कर दे और C अप्रूव कर दे, और ऐसा भी हो सकता था A अप्रूव कर दे B अप्रूव ना करे और C अप्रूव कर दे। देखिए इसमें मेजॉरिटी अप्रूव कर रही है, और ऐसा भी हो सकता था
कि तीनों अप्रूव कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ऐसा भी हो सकता था। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसमें मेजॉरिटी ए और बी अप्रूव कर रहा है, ओके, सी नहीं कर रहा है, मतलब 2% कर रहे हैं, तीसरा नहीं कर रहा है। इसमें बी और सी कर रहा है, ए नहीं कर रहा है। इसमें ए और सी कर रहा है, बी नहीं कर रहा है। और इसमें तीनों कर रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग देखें तो इसकी वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करें तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है आपके पास 5/7, 5/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने पास है 4/7, और सी कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आ जाएगी 1 - 3/7, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 - 5/7, बी की प्रोबेबिलिटी है 4/7 और सी की प्रोबेबिलिटी है 3/7, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी है 5/7, बी की प्रोबेबिलिटी है 4/7, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट की लिखनी थी, तो दैट इज़ 1 - 4/7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 3/7, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ए की प्रोबेबिलिटी है 5/7, बी की प्रोबेबिलिटी है 4/7 इंटू सी की प्रोबेबिलिटी है 3/7। आप इसको कैलकुलेट कर लें तो अभी ये आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। करें द ऑड्स इन फेवर, ओके, ऑफ एन इवेंट इज़ 3:5। अब कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट बताना है। तो देखिए ऑड्स इन फेवर दे रखा है 3/5, तो फेवर में तो 3 है, तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, जनरली फेवर में 3 है और टोटल कितना होगा 3 + 5 8 हो गया, तो आंसर आना चाहिए 3/8। अब यहाँ पर भी देख लो ये 3x क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये रेशियो में भी कट हो सकते थे। तो फेवर करने वाले 3x हो गए और जो उसके अनफेवरेबल एलिमेंट्स हैं वो कितने हो गए 5x। तो टोटल सैम्पल स्पेस में कितने आ गए 8x। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आ गई 3x/8x का मतलब 3/8। तो हम लोग इधर ये शॉर्ट में भी ऐसे कर सकते थे, सीधे हमने देखा फेवर करने वाले अच्छा 3/5, तो फेवर के 3 हो गए, नॉन फेवर के 5 हो गए, तो टोटल 8 हो गए, तो फेवर का आ गया 3/8। चलिए अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहे अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए एक कार्ड निकाला गया है, तो जनरली सैम्पल स्पेस में अपने पास कितने एलिमेंट्स आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में आ जाएंगे 52C1 मीन्स 52 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ओके। अब कह रहे हैं कि जो इवेंट है वो क्या है, कह रहे हैं इट इज़ स्पेड और एन एस। तो जनरली कितने स्पेड होते हैं, स्पेड 13 होते हैं। अब इस 13 में भी एक एस आ चुका है। अब कह रहे हैं स्पेड हो या फिर एस हो, तो एस और कितने बचे भाई, स्पेड का तो इसमें आ गया, अभी जो एस बचे हुए वो क्लब, हर्ट और डायमंड के बचे हुए हैं, तो वो 3 और एस आ गए। तो टोटल अपने पास कितने एलिमेंट्स आ गए 3 + 13 दैट इज़ 16। तो 16 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आपके स्पेड होंगे या एस। अब देखिए इस फिर से देख लें, स्पेड 13 थे, इसमें एस पहले से एक आ गया और 3 एस और बच गए क्लब, हर्ट, डायमंड के, तो वो भी ले लिए, तो टोटल 16 एलिमेंट्स आ गए। तो अपना जो इवेंट में एलिमेंट हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट्स, इवेंट में एलिमेंट हो गए 16। अच्छा अभी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करें, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट दैट इज इक्वल टू 16/52। तो ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/13, ओके।
चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश प्रोबेबिलिटी का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/13, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 1 से 4/13 जाएगा आपका, तो ये निकल के आ जाएगा 9/13। तो जो ई डैश की जो प्रोबेबिलिटी है वो 9/13 है। अब देखिए जो ऑड्स पूछे गए हैं वो जनरली ऑड्स अगेंस्ट विनिंग पूछे गए हैं। ओके, तो ऑड्स अगेंस्ट का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये ऑड्स अगेंस्ट का फॉर्मूला होता है कि ई डैश वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर और ई वाली नीचे। तो ई डैश वाली में कितने क्या प्रोबेबिलिटी है 9/13 और ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/13। तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना 9/4। तो आपका ऑड्स अगेंस्ट विनिंग आ गया 9/4।